गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, है ना, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं और साथ के साथ आईआईटी और मेंस में इनका बहुत ज्यादा वेटेज होता है। तो इन चैप्टर्स को आप ध्यान से पढ़े तो आप एटलीस्ट मान के चलिए कि मेंस और एडवांस में 4 to 5 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं आते। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिसेस की बात करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं मैट्रिसेस की। तो डेफिनेशन की बात करेंगे सबसे पहले। रेक्टेंगुलर, एक्चुअली मैट्रिसेस क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि हम बात करते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं इस तरह से। तो ये क्या है? पहला एलिमेंट जो है वो A11। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, जैसे कि हमने A11 लिख दिया। A1 का 11 का मतलब हुआ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, है ना। यहाँ पे दो चीजें होती है, एक रो होता है और एक कॉलम होता है। जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वाला रोस, और जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती है सारी क्या होती है? कॉलम। तो सबसे पहले A11 लिखा मैंने, तो A11 आपको क्या बता रहा है? A11 उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो अभी मैं बनाऊंगा यहाँ पे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो आपका A11 है। सेकेंड एलिमेंट की बात करेंगे तो सेकेंड एलिमेंट कितना हो जाएगा? इट इज A12, फिर A13, है ना। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 3x3 के मैट्रिक्स की। 3x3 का मतलब एक तरह से ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है m क्रॉस n। हमसे कोई बोले कि ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर होता है m क्रॉस n, जहां पे m क्या होता है? m होता है नंबर ऑफ रोज और n हमारा होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम यहाँ पे जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं उसका ऑर्डर है 3x3। 3x3 का मतलब क्या हुआ? 3x3 का मतलब हुआ कि उसके अंदर रोज भी कितनी होंगी? 3, और कॉलम्स भी कितने होंगे? 3। तो A11, A12, A13, नेक्स्ट एलिमेंट विल बी A21, A22, A23, नेक्स्ट A31, A32, A33। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया जिसका ऑर्डर क्या है? 3x3। 3x3 क्या बता रहा है हमें? कि इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने? 3। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो A11 की बात करें तो A11 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो भी आपका एलिमेंट है वो आपका A11 है। A12 का मतलब हुआ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। एक्चुअली एलिमेंट्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट दैट विल बी, जैसे कि हम इस मैट्रिक्स को नाम दे दें कैपिटल ए, तो कैपिटल ए जो है दैट विल बी इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स Aij। Aij का मतलब क्या है? I का मतलब है कि वो ith रो को रिप्रेजेंट करेगा और J का मतलब है jth कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या है? इट इज द एलिमेंट करस्पॉन्डिंग, इट इज द एलिमेंट करस्पॉन्डिंग टू ith रो एंड jth column. It is the element corresponding to ith row and jth column. तो इसका मतलब अगर Aij की बात करूं तो Aij का मतलब क्या होगा? ith रो और jth कॉलम का एक एलिमेंट। तो जैसे कि मैंने A22 की बात की, तो A22 का मतलब क्या हो गया? A22 का मतलब हो गया एलिमेंट करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। A32 की बात करूंगा, एलिमेंट करस्पॉन्डिंग टू थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। ये जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दे आर रोज, और जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती है लाइक दिस, दीज आर कॉलम्स। तो देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जहां पे कट रहा है वो आपका क्या है? A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट इज A13। तो इस तरह से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑर्डर की बात होगी तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3x3, यानी नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। अगर हम यहाँ पे बात करें एक नया मैट्रिक्स ले लें दैट इज B, and that matrix is A11, A12,
A13, A21, A22, A23। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? हमने पूछा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर की बात करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके पास, 2 रो, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा एक बात और, ये m क्रॉस n आपको क्या देता है, m क्रॉस n निकालने पे इट विल गिव यू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स present in the मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर उपस्थित जितने भी अव्यय मतलब एलिमेंट्स, वो आपको m क्रॉस n देगा। सपोज यहाँ पे बात कीजिए तो ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, यानी 2 रो और 3 कॉलम, तो 3 2 जा कितना होता है, या 2 3 जा कितना होता है 6। तो आप देख सकते हैं टोटल 6 एलिमेंट्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ की बात करेंगे, ऑर्डर था 3 क्रॉस 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट्स। तो m क्रॉस n आपको बेसिकली क्या देगा, ऑर्डर के साथ साथ ये भी बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है मैट्रिसेस के अंदर। अच्छा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्यों बोला है, तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इसलिए बोला है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो जाए या नंबर ऑफ कॉलम्स कम हो जाए, है ना। एक ये भी हो सकता है यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है सेम, तो आपको एक स्क्वायर अरेंजमेंट की टाइप दिखेगा, ये यहाँ पे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट टाइप दिखेगा, है ना। तो इसीलिए इसको अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अरे या फिर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है। अब क्वेश्चंस क्या होते हैं, बेसिक पे ही क्वेश्चन उठ जाते हैं। सबसे पहले बेसिक पे ही क्वेश्चन उठ जाते हैं। बेसिक पे क्या क्या क्वेश्चन उठ जाते हैं, तो सबसे पहली बात, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, देन वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग। एक बात ध्यान रखिए यहाँ पे कि i जो है वो 1 से लेके m तक जाता है, और j जो है वो 1 से लेके n तक जाता है। जैसे कि कुछ बेसिक सवाल जो कि पूछे जाते हैं, जैसे सबसे पहला सवाल जो बनता है, सबसे बेसिक सवाल, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि हमें किसी भी चीज में आगे एडवांस लेवल में पहुंचने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे दिया, दिस इज अ क्वेश्चन, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, if a matrix has 8 element, then what are the possible order, what are the possible orders? अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट है तो क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, इसका मतलब क्या है, 8 के जितने हम फैक्टर्स बना सकते हैं उतने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करें ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, एक आपका ऑर्डर हो सकता है 8 एलिमेंट्स है तो 8 कैसे मिला होगा, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक ऑर्डर हो सकता है आपका 1 क्रॉस 8, एक हो जाए 8 क्रॉस 1, एक हो जाए 2 क्रॉस 4, एक हो जाए 4 क्रॉस 2, यही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। 8 के जितने भी आप मल्टीपल्स देखेंगे तो यही बन सकता है, 1 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 2। यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, एक रो और 8 कॉलम, 8 कॉलम 1 रो, है ना। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ रो कितनी रहेगी 1 और कॉलम कितने हो जाएंगे 8, 8 रोज 1 कॉलम, 2 रोज 4 कॉलम्स और 4 रोज 2 कॉलम्स। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स है। मान लीजिए कि अगर मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट्स है, अगर मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, 1 क्रॉस 13 कॉमा 13 क्रॉस 1, और कोई पॉसिबल ऑर्डर पॉसिबल ही नहीं है ना।
बाकी क्या लिखेंगे, और कुछ लिख ही नहीं सकते। आप 2 के मल्टीप्लिकेशन में 13 को लिख ही नहीं सकते, 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में। बस ये 2 पॉसिबल हमारे पास क्या होंगे, ऑर्डर्स होंगे। एक होगा आपका 1 क्रॉस 13 और एक हो जाएगा 13 क्रॉस 1। तो ये तो सबसे बेसिक सवाल है जो पूछा जाता है। दूसरी बात, अगला बेसिक सवाल है, कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स where the elements are given by the relation aij is equal to 2i minus j। आपको क्या करना है, 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसके एलिमेंट्स गिवन होंगे aij इज इक्वल टू 2i माइनस j। यानी aij का मतलब क्या होता था, एलिमेंट करस्पॉन्डिंग टू ith रो एंड jth कॉलम वो किसके बराबर होना चाहिए, 2i माइनस j के। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन निकालते वक्त हम ये देख लेते हैं कि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स क्या होगा। दैट विल बी इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। These are very easy questions, है ना। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको a11 निकालना है। तो आपके पास aij कितना होगा, aij that will be equal to 2i minus j। तो a11 का मतलब क्या हो गया कि i का वैल्यू भी 1 हो गया और j का वैल्यू 1 हो गया। तो कितना हो जाएगा 2 minus 1 that is equal to 1। फिर हम कैलकुलेट करेंगे a12 यानी i का वैल्यू 1 j का वैल्यू 2, तो 2 minus 2 0। नेक्स्ट इज a13, i का वैल्यू 1 j का 3 यानी कितना हो जाएगा ये 2 minus 3 that is equal to minus 1। फिर हम कैलकुलेट करेंगे a21, i का वैल्यू 2 तो ये जाएगा 2 2 जा 4 माइनस j का वैल्यू 1 तो 4 minus 1 कितना हो जाएगा 3। देन a22 that will be i को 2 j को 2 तो ये जाएगा 4 minus 2 that will be equal to 2। a23 i का वैल्यू 2 2 2 जा 4 4 minus 3 that is equal to 1। ऐसे हम सारे एलिमेंट्स फाइंड कर लेंगे। अगला कितना हो जाएगा a31 तो ये i का वैल्यू 3 j का वैल्यू 1। ऐसे सारे एलिमेंट्स को फाइंड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3 यानी टोटल 9 एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। तो ये तो सबसे बेसिक सवाल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट बेसिक सवाल, ये तो छोटी सी बात हो गई है ना, सॉरी। और क्या पूछा जाता है, जैसे हमसे पूछ लिया जाए इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, है ना, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी, दो मैट्रिक्स कब बराबर होंगे। सबसे पहली बात तो दो मैट्रिक्स जब बराबर होंगे, है ना, सबसे पहली बात तो दो मैट्रिक्स कब बराबर होंगे, व्हेन देयर ऑर्डर्स आर सेम, जब दोनों के ऑर्डर क्या होंगे सेम। अगर दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है तो दोनों मैट्रिसेस बराबर नहीं होंगे। तो सबसे पहली कंडीशन दो मैट्रिसेस के बराबर होने की, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स है हमारे पास, हम मान लेते हैं दो मैट्रिक्स क्या, एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे, है ना, ये आपका 2 क्रॉस 2 है, और एक और मैट्रिक्स है हमारे पास बी दैट इज इक्वल टू व्हाट, बी आई जे, जिसका ऑर्डर भी कितना है 2 क्रॉस 2। तो ये दोनों मैट्रिक्स ए आई जे, कैपिटल ए और बी, ये दोनों तभी बराबर होंगे जब दोनों के ऑर्डर्स क्या होंगे सेम। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, तो दोनों मैट्रिक्स का बराबर होंगे जब ऑर्डर सेम होंगे। सेकंड थिंग, व्हेन देयर ऑर्डर्स सेम, सेकंड थिंग्स, इफ बोथ ऑफ देम आर इक्वल, अगर हम बोल रहे हैं कि दोनों मैट्रिसेस क्या हैं इक्वल, देन their corresponding elements, then their corresponding elements are also equal। इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। जैसे कि हम बात करें, हम दो मैट्रिसेस बराबर कर रहे हैं, जैसे कि वाला मैट्रिक्स ए आई जे 2 क्रॉस 2 के लिए कितना हो जाएगा,
this will be A11, A12, A21, A22, that will be equal to another matrix B, that is B11, B12, B21, B22. मैंने यहाँ पे क्यों बोला कि ऑर्डर सेम होना जरूरी है? अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप एलिमेंट्स को बराबर पुट ही नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3, 2 तो रो थी, कॉलम 3 हो गए, इसका मतलब बचे हुए 2 एलिमेंट्स किसी के साथ कंपेयर हो ही नहीं पाएंगे। ये दोनों मैट्रिसेस बराबर है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होना चाहिए, यानी A11 B1 के बराबर, A12 B12 के बराबर, A21 B21 के बराबर और A22 B22 के बराबर। तो ये बात ध्यान रखें, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स जब भी हमारे पास बनता है तो 2 बातें ध्यान रखना जरूरी है, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, और साथ के साथ दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल। तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने इक्वल कर दिए। एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं इस पे। Your question is, write down the question. For what value of nx and y, for what values of x and y, for what values of x and y are the following matrices equal? Are the following मैट्रिसेस इक्वल? हमें 2 मैट्रिसेस दिए हुए, ए मैट्रिक्स इज 2x plus 1, 2x plus 1, 3y, 0, y square minus 5y, और एक मैट्रिक्स और दिया हुआ है हमें b, दैट इज x plus 3, y square plus 2, then 0, then minus 6। तो हमें बोला है कि a किसके बराबर है, b। अगर a और b, सबसे पहली बात तो दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम। a जो मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, और b मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसका ऑर्डर भी कितना है, 2 क्रॉस 2। अगर दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। यानी सबसे पहली बात तो कि 2x plus 1 जो है वो किसके बराबर होगा, x plus 3 के बराबर होगा। सबको इधर लेके आ जाए या 1 को उधर ले जाए, x को इधर ले जाए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। सबसे पहली वैल्यू तो ये मिल जाएगी। सेकेंडली 3y किसके बराबर होगा, ये, तो 3y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, यानी वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी y की 2 वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, एक तो 2 और एक 1। ये सेकेंड रिलेशन हुआ। थर्ड रिलेशन क्या मिलेगा, ये दोनों बराबर होंगे, यानी वाई स्क्वायर माइनस 5y बराबर माइनस 6, यानी वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ की y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 और 3। अब आप देख सकते हैं कि y की 2 अलग अलग वैल्यूज मिल रही है। क्या अलग अलग वैल्यू मिल रही है, एक रिलेशन से y क्या मिल रहा है, 2,1, अगले ही रिलेशन से y कितना मिल रहा है, 2,3। देखो 0 तो 0 के बराबर है ही सही, तो x की तो एक ही वैल्यू मिल रही है, दैट इज करेक्ट। यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन सी वैल्यू का आप लेंगे। अगर हम y की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट करने से ये 3 बनेगा, और ये भी कितना बनेगा, 3। पर जैसे हम y की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर इज 1, 1 माइनस 5 इज माइनस 4, और ये माइनस 6 है। ये कितना दिया हुआ है, माइनस का 6, तो माइनस 4 बराबर माइनस 6 हो जाएगा, यानी y बराबर 1 इज नॉट करेक्ट। फिर हम बात करते हैं y बराबर 2 की, क्योंकि दोनों के कॉमन आंसर हमें लेना पड़ेगा। तो दोनों की कॉमन आंसर से क्या मिल रहा है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे हमने छोड़ दिया, हमें यहाँ से y का वैल्यू पता लग गया 2,1, नहीं, आपको नेक्स्ट सोल्यूशन भी चेक करना पड़ेगा। वहां से देख सकते हैं आप y का कॉमन वैल्यू कितना रहा है, 2। y का कॉमन वैल्यू 2 है, जैसे ही पुट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर इज 4, है ना, और माइनस 10, 4 माइनस 10 इज माइनस 6, तो माइनस 6 बराबर माइनस 6, यानी हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, x बराबर 2 एंड द कॉमन वैल्यू ऑफ y दैट इज y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा सवाल हो गया इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस पे। नोट इट डाउन।
नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कितने तरह के मैट्रिसेस होते हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। व्हाट इज रो मैट्रिक्स? अब मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स इसका मतलब इसके अंदर कितनी रो होगी? एक। अ मैट्रिक्स विच contains only one row is called row matrix. है ना? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल और केवल एक ही रो हो वो आपका रो मैट्रिक्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। अगर एक रो है 2 कॉलम है, एक रो है 3 कॉलम है, एक रो है 4 कॉलम है, एक रो है m कॉलम है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा रो मैट्रिक्स में एक ही रो आएगी। तो मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये हमने ले लिया 1 2 3 और 4। यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 4, क्योंकि यहाँ पे कितनी रो है? केवल एक ही रो है, और कॉलम्स कितने आ रहे हैं? 4 कॉलम आ रहे हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 क्रॉस 4। तो अगर हम बात करें जनरल ऑर्डर की, तो जनरल ऑर्डर कितना हो जाएगा? जनरल ऑर्डर विल बी 1 क्रॉस n। 1 क्रॉस n का मतलब, n का मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो m क्रॉस n होता है, m क्रॉस n होता है। m क्या होता है? नंबर ऑफ रोज, n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज तो कितनी रहेगी? 1। तो n का वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स तो कितनी भी हो सकती है? 1 2 3 4 5, आप डालते जाओ, है ना? आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रो मैट्रिसेस मिलते जाएंगे। ये तो फर्स्ट डेफिनेशन हो गई हमारी रो मैट्रिक्स की। सेकंड डेफिनेशन, अगेन यू कैन जज बाय नेम। अगली डेफिनेशन है आपकी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? अ मैट्रिक्स which contains only one column, है ना? मैट्रिक्स which contains only one column। जैसे की बात करें हम इसकी 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉलम्स तो कितने? 4, रो कितनी, नंबर ऑफ रोज कितनी है? 4, और कॉलम कितना है? 1, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4 क्रॉस 1। ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4 क्रॉस 1। तो हम ऑर्डर की बात करें तो जनरल ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास? जनरल ऑर्डर G.O, जनरल ऑर्डर हमारे पास कितना हो जाएगा? m क्रॉस 1, m क्रॉस 1। नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा कितने रहेंगे? 1। तो जनरल ऑर्डर जाएगा हमारे पास m क्रॉस 1। m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 रो 1 कॉलम, 2 पुट करेंगे तो 2 रो 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, तो यहाँ पे ऐसे 4 क्रॉस 1। तो एक एग्जांपल लिख दिया हमने कॉलम मैट्रिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज थर्ड, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। A matrix in which all the entries are 0 except the elements of इसको लीडिंग डायगोनल भी बोल सकते हैं या फिर प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल सकते हैं। एक्सेप्ट द एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। A matrix in which all the entries are 0 except the elements of leading diagonal। तो कहने का मतलब
अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या, aij that will be equal to 0 when I is not equal to j, when I is not equal to j। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करना चाहें, एक एग्जाम्पल लेना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा 2 0 0 0 -5 0 0 0 1, ये आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मैं 2 की बात करूं तो ये एलिमेंट क्या होता है a11, -5 की बात करूंगा तो ये एलिमेंट a22 होता है, और ये 1 की बात करेंगे तो a33। तो a11 a22 और a33 दैट इज योर लीडिंग डायगोनल। इसी को हम, एक डायगोनल ये भी होती है, दिस इज नॉट योर लीडिंग डायगोनल, दिस इज योर लीडिंग डायगोनल, या फिर इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। तो ये 2 -5 और 1 ये क्या होगा हमारा, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे क्या होंगे 0। इसलिए हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया कि जब जब aij किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो जब aij 0 के बराबर होगा वेयर i इज नॉट इक्वल टू j, यहाँ पे i और j बराबर होता है, यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता, सारे एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे 0 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, एग्जाम्स में यूज किया जाता है, डायगोनल 2, -5, 1। ये बात आप ध्यान रखें, अगर मैंने इस तरह से लिखा हुआ है डायगोनल 2, -5, 1, इसका मतलब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे 2, -5, 1। ये इस तरह से लिखा हो चाहे इस तरह से लिखा हो, आपको समझना होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन, फोर्थ डेफिनेशन, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले स्केलर मैट्रिक्स देख लेते हैं। व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स whose all the entries, it is a, सॉरी थोड़ा सा हम लोग इसको और करेक्ट कर लेते हैं, डेफिनेशन को थोड़ा सा और करेक्ट करते हैं और परफेक्ट वे में लिखते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, इट इज अ diagonal matrix, it is a diagonal matrix whose all elements are equal। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करना चाहें, तो क्या 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये एक तरह से आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है और साथ के साथ ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं सेम। तो 2 2 2, तो ये आपका क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। आप लोगों में से बहुत से बच्चों को ये डेफिनेशंस आती भी होगी, तो इट्स वेल एंड गुड, पर जिनको नहीं आती वो देख लें एक बार। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix in which number of rows are equal to number of columns। A matrix in which number of rows and number of columns are equal, है ना। तो यहाँ पे m बराबर क्या होता है n। m बराबर n का मतलब जैसे कि 3x3, 2x2, 1x1, 4x4, 5x5, इतना ज्यादा तो हम बात नहीं करते। 3x3, 2x2 और 1x1 के बारे में बात करते हैं। तो 3x3 आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2x2 भी क्या है, आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। 1x1 भी आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। लेट्स सी नेक्स्ट डेफिनेशन। Next is triangular matrix. Next is triangular matrix. There are
two types of triangular matrix. There are two types of triangular matrix, है ना. पहला होता है UTM. UTM का मतलब अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या? ऐसा ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल और डायगोनल से ऊपर आने वाले सारे एलिमेंट्स क्या है? नॉन जीरो. या फिर हम दूसरी भाषा में बोलना चाहें तो डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे क्या होंगे? जीरो. यानी मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो ऑल एलिमेंट्स बिलो लीडिंग डायगोनल, all the elements below leading diagonal are zero. कहने का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें A, that will be equal to A B C D E F 0 0 0. आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एग्जांपल में हमने जो मैट्रिक्स बनाया है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स बिलो लीडिंग डायगोनल आर जीरो. लीडिंग डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सब क्या होंगे? जीरो. आपके लीडिंग डायगोनल में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? A D E. ये आपके लीडिंग डायगोनल है. इसके नीचे ये तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं और तीनों क्या होंगे? जीरो के बराबर. समझ रहे हैं इस बात को? तीनों ही क्या होंगे? जीरो के बराबर होंगे. तो यहाँ पे एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी बनती है कि Aij that is equal to 0 when I is greater than j. जब I j से बड़ा होगा तो Aij क्या होगा? 0. ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बनती है. जैसे कि मैं बात करूं इस वाले एलिमेंट की, ये कितना है? A21 का मतलब I और J. I क्या है? J से बड़ा है तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0. ये A22 हो जाएगा. A22 तो 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे I बराबर J हो जाएगा. नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की, तो ये हो जाएगा आपका A31 में क्या है? I बड़ा है J से तो उसका वैल्यू कितना है? 0. तो यहाँ पे हमने देखा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर ऑल एलिमेंट्स बिलो लीडिंग डायगोनल आर जीरो. लीडिंग डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सारे क्या होंगे? जीरो. दूसरी बात करते हैं LTM. LTM क्या होता है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ऑल एलिमेंट्स बिलो नहीं अबव लीडिंग डायगोनल आर. यहाँ पे हमने लीडिंग डायगोनल दो बार लिख दिया है ना. यहाँ पे हमने लीडिंग डायगोनल को दो बार लिख दिया. डायगोनल हो जाएगा लीडिंग डायगोनल है ना. आर जीरो. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी A B C D E F और ये हो जाएगा 0 0 0. ये ऑल द एलिमेंट्स अबव लीडिंग डायगोनल. लीडिंग डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये आपका लीडिंग डायगोनल है, इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स सब क्या है? जीरो. अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहूं तो कहने का मतलब क्या? Aij बराबर 0. कब? जब I j से छोटा होगा. जब I क्या होगा? j से छोटा. तो जब I j से छोटा होगा उस केस में हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलेगा जब Aij क्या होगा? 0 के बराबर. तो सबसे पहली बात, मैट्रिक्स जो है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक तरह से इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर जीरो. कौन सी डायगोनल? लीडिंग डायगोनल. लीडिंग डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे सारे क्या होंगे? जीरो. या फिर आप मैथमेटिकल फॉर्म में अगर उसकी डेफिनेशन याद करना चाहें तो मैथमेटिकल फॉर्म में उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब I j से बड़ा होगा उसके सारे एलिमेंट जीरो.
तो जब i j से बड़ा होगा तो उसके सारे में, क्योंकि अगर मान लीजिए 4/4 में पूछ लिया तो 4/4 में पूछ लिया तो i j से बड़ा होगा तो आपको उसको 0 पुट कर देना है और ऊपर जो बनेगा वो अपर ट्रायंगुलर होगा। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, डायगोनल से नीचे जितने भी आ रहे हैं, लीडिंग डायगोनल से नीचे जितने भी एलिमेंट्स, सॉरी लोअर ट्रायंगुलर ना, तो लीडिंग डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स सारे क्या होंगे, 0। यानी जहां जहां पे j i से बड़ा होगा उस केस में सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। यानी आप ये देख सकते हैं ये क्या है 1 a12 का मतलब क्या हुआ, a12 का मतलब i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 2 है, एलिमेंट कितना है 0। ये a13 i का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू 3 है 0। ये कितना है a23 का मतलब i का वैल्यू 2 है, j का वैल्यू कितना है 3, तो ये भी कितना होगा 0। तो जब भी j i से बड़ा होगा उस केस में लोअर ट्रायंगुलर और जब i j से बड़ा होगा अपर ट्रायंगुलर। बात समझ में आती है। एक पॉइंट लिख लीजिए नोट डाल के, राइट डाउन अ पॉइंट, राइट डाउन अ पॉइंट, नोट डाल के एक बात लिख लीजिए। डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दोनों होता है। डायगोनल मैट्रिक्स को आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, नोट इट डाउन। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मतलब क्या होता है कि हमारे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 1 के बराबर होते हैं। कौन से वाले, डायगोनल के बराबर। जैसे कि मैं बात करूं कैपिटल A इज इक्वल टू, मैं डिफाइन कर देता हूं यहाँ पे, aij is equal to 0 when I is not equal to j और aij is equal to 1 when I is equal to j। जब I और j आपस में बराबर होंगे तब तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, एलिमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और जब I और j बराबर नहीं होंगे तो एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो जैसे कि हम बात करें एक 3x3 का मैट्रिक्स है हमारे पास A, तो उसको हम इस तरह से लिख रहे हैं अगर, तो एक तरह से ये कौन सा मैट्रिक्स है, आई मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स जो हैं डायगोनल एलिमेंट्स, सॉरी ये गलती हो गई, यहाँ पे सारे लीडिंग डायगोनल का मतलब क्या होगा, ये वाला डायगोनल, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं 1 के बराबर होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अलग अलग नाम से लिखा जाता है, जैसे I1 का मतलब क्या, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 1 है ना, ऑर्डर क्या है इसका 1 I2 ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 2x2, तो ये जाएगा 1 0 0 1। I3 लिख दिया, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 3x3 यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अप टू IN का मतलब क्या होगा n क्रॉस n, जिसमें n रोज होगी और n कॉलम होंगे। तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं 1 होते हैं। और अगर इसके डिटरमिनेंट वैल्यू की बात करें, हम बात करेंगे डिटरमिनेंट वैल्यू बेसिकली होता क्या है, तो ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स हो गया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अगला जो है वो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है, नाम नल मतलब यहाँ पे नल का मतलब खाली, एक तरह से जीरो। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे, तो नल मैट्रिक्स को हम कैपिटल O से डिनोट करते हैं वैसे की। और ये अलग अलग होता है, अगर 2x2 में बात करेंगे तो 0 0 0 0 है ना, 3x3 में बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसका ज्यादा यूज नहीं है, पर कभी कभी क्या होता है कि क्वांटिटीज को कंपेयर कराने के लिए हमें काम में लेना पड़ता है। इक्वल के उस साइड अगर O लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इधर जो ऑर्डर होगा, इधर 3x3 का ऑर्डर है तो इक्वल के उस साइड में भी हम उसको 3x3 में ही लेंगे, उधर 2x2 का ऑर्डर है तो हम भी उसको 2x2 में लेंगे। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो 0, दैट इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। और यूनिट मैट्रिक्स जो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज जो होती है सारी क्या होती है 1 के बराबर होती है, तो आपको यूनिट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अगली बात हम करें, जैसे कि देख लीजिए आप इसको,
Next thing what we are talking about, determinant value of a matrix. Determinant value of a matrix. सपोज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो 2 क्रॉस 2 का है, इसका मतलब एलिमेंट्स क्या होंगे, ए बी सी डी। ये एक मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है। अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है ना, हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने का डिनोट कैसे किया जाता है, डिनोट करने का तरीका होता है या तो आप इस तरह से लिखिए या फिर आप इस तरह से लिखिए, डिटरमिनेंट ऑफ क्या, ए। इन दोनों का मतलब क्या होगा, हमें इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है और वो वैल्यू क्या निकल के आता है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो इट विल बिकम व्हाट, एडी माइनस बीसी, है ना। 2 क्रॉस 2 में जब भी आपको डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स निकालना हो तो उसका तरीका क्या होगा, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, उसको डिनोट किया जाता है या तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, इसका मतलब भी क्या, डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ ए, दिस इज नॉट मॉड, है ना। ये आपको बोला जाएगा कि आपको डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालना है, या फिर उसको इस तरह से लिखा जाता है डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ये आपका डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगा। 3 क्रॉस 3 में बात करेंगे तो 3 क्रॉस 3 में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन। जैसे कि हम बात करना चाहें, ये हमारा मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हमें क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। सपोज ये एक मैट्रिक्स है A, तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ क्या, A, दैट विल बी इक्वल टू, हमें डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते वक्त हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो फर्स्ट रो के अलोंग जब भी हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले A11 के करस्पॉन्डिंग आप A11 की रो को हटा दीजिए और A11 की कॉलम को हटा दीजिए, आपके पास 4 एलिमेंट मिलेंगे। वो क्या क्या होंगे, A22 A23 A32 A33, ठीक है। सिमिलरली हम सेकंड एलिमेंट की बात करेंगे। याद रखिए कि आप एक्सपेंड करते वक्त सेकंड एलिमेंट में हमेशा कौन सा साइन लगेंगे, माइनस का, दैट इज A12 के करस्पॉन्डिंग आप A12 की रो को हटा दीजिए और A12 के कॉलम को हटा दीजिए। व्हाट विल बी लेफ्ट बिहाइंड, दिस इज A21 दिस इज A23 A31 A33, चेक कर लीजिए दोबारा, दिस A21 A23 A31 A33 प्लस नेक्स्ट इज A13 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एलिमेंट क्या आएंगे, दिस A21 A22 A31 A32 A21 A22 A31 A32, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। दिस विल बिकम A11 मल्टीप्लाई बाय, ये 2/2 का एक डिटरमिनेंट बन रहा है और 2/2 का डिटरमिनेंट वैल्यू बन रहा है, इसका मतलब हम इसको कैलकुलेट करना जानते हैं। अभी हमने देखा था कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम A22 A33 माइनस A23 A32 माइनस A12 मल्टीप्लाई बाय दिस A21 A33 माइनस दिस इंटू दिस A23 A31 प्लस इट विल बिकम A13 इंटू ब्रैकेट के अंदर आपके पास हो जाएगा A21 इंटू A32 माइनस A22 A31। So this is the value, determinant value of 3 cross 3 मैट्रिक्स। तो हम बड़ी आसानी से डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की, अगर हमें कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, यहाँ से एक चीज और डिफाइन हो जाती है, यहीं से एक चीज और डिफाइन हो जाती है। वो चीज क्या डिफाइन हो जाती है, मैं बता देता हूँ आपको। यहीं से एक छोटा सा पॉइंट निकल के आता है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। सिंगुलर मतलब अकेला नहीं, है ना, इसका कुछ और मतलब है। सिंगुलर मतलब समझे अकेला बेचारा लाचार मैट्रिक्स, ऐसा नहीं है। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, इफ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर। अकेला कहलाएगा नहीं, अकेला नहीं कहलाएगा, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और यदि, है ना, यदि डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटरमिनेंट ऑफ A का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, देन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। देन मैट्रिक्स
is called नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, बात समझ में आई कि यदि कोई मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट मान 0 के बराबर आता है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, सिंगुलर कहलाता है, और यदि उसका डिटरमिनेंट मान 0 के बराबर नहीं आता है तो वो क्या कहलाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये हमने कहां से सीखा कि डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली हमने मैट्रिक्स की 2/2 के लिए भी और 3/3 के लिए भी। अच्छा, 1/1 के लिए कितनी हो जाएगी, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A, 1/1 है, इसका वैल्यू 2 है, 1/1 का मतलब एक ही रो एक ही कॉलम, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू भी कितना हो जाएगा 2, सेम वही नंबर जो लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, नोट कीजिए। अगला टॉपिक है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स उसको डिनोट किया जाता है, मान लीजिए हम ए का ट्रेस निकालना चाहते हैं, एक मैट्रिक्स से ए, उसका ट्रेस डिनोट किया जाएगा ट्रेस ऑफ बी से, ए से। अगर हमें कोई मैट्रिक्स से बी उसका ट्रेस निकालना है तो उसको डिनोट किया जाएगा ट्रेस ऑफ बी से। ये दो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन है ए और बी, उनका ट्रेस निकालना है तो हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए बी। मतलब इस तरीके से ट्रेस को कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली ट्रेस होता क्या है, ये तो क्या आपका डिनोट करने का तरीका हो गया, ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि इसको लिखा कैसे जाता है। या तो ट्रेस ऑफ ए टी आर लगाते हैं, या टी आर बी, या टी आर ए बी। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, कोई भी मैट्रिक्स उसका हमें ट्रेस कैलकुलेट करना है। तो ट्रेस कैलकुलेट का मतलब क्या, सारे डायगोनल एंट्रीज का सम। कौन सी डायगोनल एंट्रीज, लीडिंग डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल, ये बात ध्यान रखिएगा। लीडिंग, दो तरह के डायगोनल है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो ये वाली डायगोनल है और एक ये वाली डायगोनल है। कौन सा डायगोनल याद रखना है, जो ऐसे आ रही है A11, A22, A33, जितने भी एलिमेंट्स हैं। जैसे 3 क्रॉस 3 की बात करेंगे तो लीडिंग डायगोनल में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, A11 होगा, A22 होगा, A33 होगा। इन तीनों का सम वो क्या होगा आपका ट्रेस 3 क्रॉस 3 में, है ना, ये बात ध्यान रखिए। 2 क्रॉस 2 में क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 में मैट्रिक्स क्या बनेगा, A11, A12, A21, A22, तो A11, A22 इन दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा आपका ट्रेस। तो ट्रेस का मतलब क्या है, द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल इज व्हाट, प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। ठीक है, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, मैं आपको थोड़ा अंग्रेजी में बता देता हूँ। द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर, the sum of the elements of a square matrix, elements of a square matrix capital A lying along the principal diagonal, lying along the principal diagonal is called trace of A। कहने का मतलब TR of A। समझ गए बात को। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस या फिर ट्रेस ऑफ ए। अगर हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस देख लेते हैं। अगर हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक है हमारा ए और एक है बी, तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या क्या प्रॉपर्टी लगेगी। जैसे सबसे पहली बात हमसे बोला गया कि ट्रेस ऑफ लैम्डा ए निकालना है, तो ट्रेस ऑफ लैम्डा ए क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। क्योंकि मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स एक ऐसा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का जिसमें अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, इफ यू मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन
जीरो नंबर, किसी भी नॉन जीरो नंबर से आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स की एक खासियत होती है कि मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। सपोज मुझे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स कैपिटल ए दैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स में आने वाला हर एक एंटिटी, मान लीजिए 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसमें टोटल एंट्रीज कितनी होगी 9 एंट्रीज होगी, तो सारी की सारी एंट्रीज जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैट्रिक्स की खास बात होती है कि इफ यू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर देन एवरी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर, है ना, सारे एलिमेंट जो है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रेस ऑफ लैम्डा ए का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक मैट्रिक्स था ए, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया लैम्डा से, तो उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा से। तो आप चाहे इसका ट्रेस निकालें चाहे लैम्डा को कॉमन निकाल लें, लैम्डा कॉमन निकल गया इसका मतलब हर एक एलिमेंट में से बाहर आ गया, फिर ट्रेस ऑफ ए निकालने बात के एक ही है। सेकेंड प्रॉपर्टी ट्रेस ऑफ ए प्लस बी that will be equal to trace of A plus trace of B. This is an important property, है ना। trace of A plus trace of B किसके बराबर होता है, trace of A plus B किसके बराबर होता है, trace of A plus trace of B। थर्ड trace of AB बराबर जो है वो trace of क्या होता है BA के बराबर होता है, trace of AB बराबर trace of BA। अच्छा trace of AB बराबर trace of B आ रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि दोनों के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे सेम, यानी आप ए को बी से मल्टीप्लाई करो चाहे बी को ए से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में हमें डायगोनल के एलिमेंट क्या मिलने वाले सेम, तभी तो दोनों का ट्रेस क्या आएगा सेम। ये 3 प्रॉपर्टी हमें याद रखनी ट्रेस के ऊपर, ठीक है, नोट कीजिए फिर हम सवाल देखेंगे, नोट इट डाउन। ट्रेस पे 2 या 3 बार मेंस और एडवांस में सवाल पूछे जा चुके हैं, वो हम सवाल देखेंगे। अलजेब्रा ऑफ अ मैट्रिक्स भी पढ़ना है हमें। अलजेब्रा ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब 2 मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, 2 मैट्रिक्स को घटाएंगे, 2 मैट्रिक्स को गुणा करेंगे, है ना, भाग नहीं करते हैं यहाँ पे। चलो सवाल लिखते हैं, राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट a plus 2b इज इक्वल टू, सवाल है आपका लेट कैपिटल A plus 2b, कैपिटल A plus 2b, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, कैपिटल A plus 2b दैट विल बी इक्वल टू 1 2 0 1 2 0 6 माइनस 3 3 6 माइनस 3 3 और अगला है माइनस 5 3 1 माइनस 5 3 और 1। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है a प्लस 2b एंड एक अगला मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड 2a माइनस b बराबर 2a माइनस b बराबर, ये मैट्रिक्स है आपका 2 माइनस 1 5 2 माइनस 1 5 2 माइनस 1 6 2 माइनस 1 6 और अगला है 0 1 2। ये आपके पास 2 मैट्रिक्सेस दिए हुए a प्लस 2b और 2a माइनस b। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है वो तो लिख लेते हैं, फाइंड ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b। आपको फाइंड करना है ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b, यानी सबसे पहला काम क्या होगा हमारे दिमाग में, सबसे पहली अप्रोच क्या आएगी, सबसे पहली अप्रोच आएगी कि हम a और b को फाइंड कर लें। ए और बी को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे इक्वेशंस के, कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए से ए उड़ गया बी के टर्म्स में आ जाएगा, फिर उसको ऐड कर देंगे, ये सब ठीक है। हम लोग यहाँ पे ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, फिर अलग अलग उनका ट्रेस निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये तो एक बात ठीक है। हम यहाँ पे अगर इसको प्रॉपर्टी से करना चाहें, इस सवाल को प्रॉपर्टी से करना चाहें, तो आप एक बात देखिए, अगर मैं सबसे पहली बात करता हूँ कि मैं लिखता हूँ ट्रेस ऑफ ए प्लस 2b, ट्रेस ऑफ ए प्लस 2b का मतलब क्या हो गया, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ 2b, है ना, क्योंकि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस 2b किसके बराबर होगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ 2b, तो इट विल बिकम ट्रेस ऑफ ए प्लस, ये 2 कहाँ जाएगा बाहर, याद कीजिए वाली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रेस की, क्या ट्रेस ऑफ लैम्डा इनटू ए दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ट्रेस ऑफ ए, तो 2 कहाँ जाएगा बाहर, इनटू ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ बी। तो इसका मतलब ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी दैट विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस 2b। ट्रेस ऑफ ए प्लस 2b की बात करेंगे तो ये आपका ए प्लस 2b है, इसका ट्रेस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2 और 2 माइनस 3 इज माइनस 1, यानी ये पहली इक्वेशन मिल गई कि ट्रेस ऑफ ए प्लस 2b कितना आ गया -1। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन।
सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो यहां से हम देखते हैं हम क्या निकालेंगे, ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी। ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी का मतलब ये 2a माइनस बी आपका मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस कितना आएगा 2 + 2 4, 4 - 1 3, दैट विल बी इक्वल टू, इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी ट्रेस ऑफ 2a माइनस ट्रेस ऑफ b, तो इट विल बिकम 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b बराबर कितना 3। ये द्वितीय समीकरण आ गई, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, इसको 2 से गुणा करो, इसमें जोड़ो, खत्म, ट्रेस ऑफ ए आ जाएगा, है ना। बताना पड़ेगा क्या भाई सॉल्व करके, क्या करेंगे, यहाँ 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी आ रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स क्या होगा, ट्रेस ऑफ बी कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए माइनस 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 6, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी से 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी क्या हो गया कैंसिल, ट्रेस ऑफ ए प्लस 4 ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा 5 ट्रेस ऑफ ए, ये माइनस का 1 है और ये क्या हो गया प्लस का 6, -1 + 6 कितना हो जाएगा 5, तो 5 इंटू ट्रेस ऑफ ए बराबर 5, तो ट्रेस ऑफ ए कितना आ गया 1, ट्रेस ऑफ ए का मान कितना आ गया बेटा 1। ट्रेस ऑफ बी हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, ट्रेस ऑफ ए की जगह 1 डाल देंगे, 1 माइनस -1 -1 -2 नीचे जाएगा -1 बना देगा इसको, ये लो भैया, दोनों का क्या चाहिए सब्ट्रैक्शन, क्योंकि मेरे को रिजल्ट क्या चाहिए था ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी, तो ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा आंसर, 1 माइनस माइनस ऑफ -1 दैट इज 2। समझ गए बात को, तो आपको यहाँ पे वो जरूरत नहीं है कि हम ए निकालें बी निकालें फिर उसका ट्रेस निकालें फिर बी का ट्रेस निकालें फिर दोनों के ट्रेस को सब्ट्रैक्ट करें, बेटर टू गो विद द प्रॉपर्टीज, है ना। हमें पता है कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, या ट्रेस ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, नोट कीजिए। Next topic is symmetric and askew symmetric। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है बाबा देखेंगे। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक एक करके नंबर लेंगे दोनों का, है ना, एक एक करके लाइन पे लाएंगे दोनों को। सबसे पहले लाइन पे किसको लाते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है भाई साहब। बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, नाम क्या है सिमेट्रिक, काम भी सिमेट्रिक है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का काम क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबसे पहली बात क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हमें एक चीज और याद होना चाहिए, मैं अभी तो आपको केवल उसका बेसिक बताया था, बाद में उसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, ध्यान से देखिएगा आपको आता भी होगा, ए कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, या ऐसे नहीं लेना चाहे तो आप A1 A2 में ले लीजिए, ज्यादा बढ़िया होगा, है ना। ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, लेट दिस मैट्रिक्स बोथ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, दिस इज अ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का क्या करना है भाई साहब, ट्रांसपोज, इसको